एपिसोड 20। जब लिन हुआन हुआ ने भुना हुआ मांस लिया तो उसने देखा कि सांग ये की उंगलियां जल गई थी। मांस भूनते समय वह गलती से जल गया होगा। आपका हाथ। सांग ये ने अपनी उंगलियों की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं जल गया था। उसका स्वर बहुत शांत था, मानो वह व्यक्ति नहीं था जो जल गया हो। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लिन हुआन हुआ ने पूछा, क्या दर्द होता है? मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। सांग ये आग से बहुत दूर बैठे थे। उसने बचे हुए कच्चे मांस के टुकड़े टुकड़े किए, उन्हें मुंह में डाला और धीरे धीरे खाया। ये स्पष्ट रूप से एक बर्बर कदम था, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो यह असाधारण रूप से सुंदर और शांत लग रहा था। लिन हुआन हुआ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आपको पका हुआ मांस पसंद नहीं है? मुझे गर्म चीजें पसंद नहीं है। लिन हुआन हुआ ने अवचेतन रूप से आग को देखा। आग गर्म है। मुझे आग पसंद नहीं है, लेकिन आप तो आग पर मांस भून रहे थे। सांग ये ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। क्योंकि आप पका हुआ मांस खाना चाहते हैं। क्योंकि वह पका हुआ मांस खाना चाहती थी, उसने आग के प्रति अपनी अरुचि को सहन किया और स्वयं मांस भूनने में उसकी मदद की। लिन हुआन हुआन थोड़ा प्रभावित हुआ। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने ये ठंडा दिखने वाला आदमी उतना ठंडा नहीं था जितना वह दिखाई देता था। शायद वह खुद को अभिव्यक्त करने में अच्छा नहीं था। लिन हुआन हुआ ने भुना हुआ मांस अपने हाथ में लिया और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चलने के लिए खड़ी हो गई। सांग ये ने तुरंत उसकी ओर देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? लिन हुआन हुआ ने अपने चिकने हाथ लहराए। मुझे अपने हाथ धोने जाना है। सांग ये ने आधा खाया हुआ मांस नीचे रख दिया और उसकी हर हरकत को देखते हुए प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। लिन हुआन हुआ असहाय थी। यह आधी रात है, अगर मैं दौड़ना भी चाहूं तो दौड़ नहीं सकता। आपको मुझे इतने करीब से देखने की जरूरत नहीं है। सांग ये ने बात नहीं की। उसकी गहरी आंखें समझौता करने के किसी भी इरादे के बिना उसे गौर से देखती रहीं। लिन हुआन हुआन के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह घुटनों के बल बैठ गई और अपने हाथों पर लगी चर्बी को बर्फ और बर्फ से धोया। फिर उसने एक साफ बर्फ का क्रिस्टल उठाया और अपने मुंह में रख लिया। अभी अभी इतना भुना हुआ मांस खाने के बाद उसका पेट तेल और चर्बी से भर गया था। वह कुछ बर्फ खाना चाहती थी। लिन हुआन हुआ ने सांग ये को उसके मुंह को घूरते हुए देखा और सोचा कि वह भी इसे खाना चाहता है, इसलिए उसने एक बर्फ का क्रिस्टल सौंप दिया। क्या आप इसे खाना चाहते हैं? सांग ये ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे इतनी ठंडी चीजें पसंद नहीं है। लिन हुआन हुआन बहुत उत्सुक थी। तुम्हें गर्म चीजें या ठंडी चीजें पसंद नहीं है? क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें पसंद हो? सांग ये ने उसके चेहरे को देखा और बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। लिन हुआन हुआन पहले से ही अपनी चुप्पी का आदी था और उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह गुफा में वापस गई, घास के ढेर को साफ किया और उस पर लेट गई। सांग ये उससे कुछ ही दूरी पर बैठ गया। वह चट्टान की दीवार के सामने झुक गया। उसके पीले चेहरे पर कोई रंग नहीं था और उसकी लंबी घनी पलकें थोड़ी झुकी हुई थी, जिससे गहरी छाया पड़ रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे और सिरे फर्श पर गिर रहे थे। वे रात के समान घने थे। गुफा के बाहर फिर ठंडी हवा चलने लगी। ठंडी बर्फ गुफा में घुस गई, जिससे आग की लपटें तेज हो गईं। सांग ये ने ठंड से गेंद में लिपटी छोटी सी मादा की ओर देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। वह उठा और गुफा के द्वार तक चला गया। उसने अपना धूसर सफेद वस्त्र उतार दिया, जिससे उसका पतला पीला शरीर प्रकट हो गया। उसने चोगा एक तरफ फेंक दिया, फिर अपने असली रूप में आ गया। काला अजगर 1 मीटर से भी ज्यादा मोटा था। उसकी त्वचा बारीक काली पपड़ियों से ढकी हुई थी। उसकी गर्दन के नीचे और उसकी पूंछ की नोक पर सिल्वर ग्रे पैटर्न का एक चक्र स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। सांप की भौहों के बीच एक हीरे के आकार का काला मणि देखा गया। सांप ने उसके शरीर को घेरे में लपेट लिया, जिससे प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया। उसका सिर उसके कुंडलित शरीर पर टिका हुआ था। उसकी गहरी आंखें सोती हुई महिला पर केंद्रित थीं। उन्होंने उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। सांग ये ने गुफा के बाहर ठंडी हवा और बर्फ को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया, ताकि छोटी मादा गर्म रहे। अगले दिन लिन हुआन हुआन उठी और उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एक विशाल सांप का सिर दिखाई दिया। भयभीत होकर वह घास के ढेर से लुढ़क गई। सांग ये ने अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि वह जमीन पर लौट रही है, तो उसने अपनी पूंछ बढ़ाई और धीरे से उसे फिर से घास के ढेर पर धकेल दिया। लिन हुआन हुआन ने घबराकर अपने सामने अजगर को देखा। उसकी नजर काफी देर तक उसकी भौहों के बीच के काले मणि पर रुकी रही। फिर उसने अस्थायी रूप से पूछा, क्या आप ये सांग हैं? अजगर ने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन वह अपने पेट से आवाज निकाल सकता था। यह मैं हूँ। लिन हुआन हुआन को उम्मीद नहीं थी कि सांग ये का मूल रूप सांप होगा। इसके अलावा वह इतना बड़ा अजगर था। वह चूहों और सांपों से डरती थी। उसने अपने सामने विशाल अजगर को देखा और महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वह ये पूछने से खुद को नहीं रोक सकी कि आप सांपों को शीतनिद्रा में नहीं रहना चाहिए। आप शीतनिद्रा में क्यों नहीं जा रहे हैं? विकास के बाद हमें शीतनिद्रा में जाने की आवश्यकता नहीं है। लिन हुआन हुआन फुसफुसाए, क्या आप वापस अपने मानव रूप में बदल सकते हैं? तुम इस तरह डरावने हो। सांग ये ने अपना सिर झुका लिया। उसके विशाल सांप का सिर उससे एक मुट्ठी की दूरी पर था। उसकी काली सांप की आंखें उसकी आंखों में घूर रही थी। क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह भयानक दिखता हूँ? मादाओं को आमतौर पर अजगर का दिखना पसंद नहीं आता था। सांग ये को इस वजह से कई बार घृणा की दृष्टि सहनी पड़ी थी। हालांकि वे जानवर जो उसका तिरस्कार करते थे उनका कभी भी भला नहीं हुआ, फिर भी दिखावट उसके लिए सबसे वर्जित चीज थी। क्या होगा यदि छोटी मादा ने उसकी शक्ल को तुच्छ जाना? वह उसे पूरा निगल भी सकता है, ताकि उसे उसके चेहरे पर घृणा न देखनी पड़े। सांग ये की नजर ने उसकी खोपड़ी में झंझनाहट पैदा कर दी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर का सारा खून जम गया हो और उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसने कांपते हुए कहा, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम बस थोड़े डरावने हो। सांग ये विचारशील दिखे, क्या आप सांपों से डरते हैं? लिन हुआन हुआ ने सिर हिलाया और जल्दी से इसे स्वीकार कर लिया। हाँ हाँ हाँ। अजगर ने अपना मुंह खोला, अपनी लाल जीभ बाहर निकाली और धीरे से उसके चेहरे पर घुमा दी। डरो मत। जीभ को सांप का सबसे कोमल हिस्सा कहा जा सकता है। इसने लिन हुआन हुआन के चेहरे पर एक गीला और फिसलन भरा निशान छोड़ दिया। लिन हुआन हुआन इतनी डर गई थी कि वह लगभग बेहोश हो गई थी। उसने अपने गालों को ढांक लिया। उसकी चमकीली आंखें किसी चौंके हुए खरगोश की तरह गोल हो गईं। सांग ये को लगा कि छोटी मादा सचमुच बहुत प्यारी थी।
विरोध करने में असमर्थ होने पर उसने अपनी सांप की पूंछ को उसके चारों ओर घुमाया, फिर उसे नीचे करके उसके गाल पर हल्के से रगड़ा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मानो उसकी दयालुता को महसूस करते हुए लिन हुआनहुआन के दिल का दर्द थोड़ा कम हो गया। उसने विशाल सांप के सिर को देखा जो ठीक उसके सामने था। सावधानी से वह आगे बढ़ी और धीरे से उसे छुआ। ठंडे गीले स्पर्श ने उसे थोड़ा अकड़ दिया। अजगर ने उसकी ओर देखा, उसकी सांप जैसी आंखें उत्साहवर्धक थी। लिन हुआनहुआन ने निगल लिया। उसने घबराहट को अपने दिल में दबा लिया और फिर से उसके सिर को छूने के लिए आगे बढ़ी। इस बार उसने अपना हाथ वहां अधिक देर तक रखा। सांग ये ने उसकी हथेली को रगड़ा। लिन हुआनहुआन ने उसकी सौम्य उपस्थिति को देखा और उसे फिर से छूने से खुद को नहीं रोक सका। सांग ये ने उसे अपने कुंडलित रूप में समेट लिया था। उसकी लाल जीभ ने उसकी उंगलियां फंसा ली और उसकी काली सांप जैसी आंखें केंद्रित और स्नेहपूर्ण थीं। लिन हुआनहुआन ने पहली बार सांप की जीभ को छुआ। कोमल स्पर्श से उसे अनुभव बहुत अनोखा लगा। उसने उसकी जीभ पकड़ ली और अपनी उंगलियों से धीरे से गुदगुदी की। अजगर कांपने लगा और उसकी शुद्ध काली आंखें तुरंत गहरी लाल हो गईं। वह मदद नहीं कर सका लेकिन छोटी मादा को अपनी कुंडलियों में कसकर लपेट लिया। इस तरह वह केवल उसी की हो सकती है और किसी की नहीं। सांघी ने उसे घूर कर देखा। उसकी काली आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे मजबूर मत करो। यदि वह उसे स्वीकार न करने के लिए कृतसंकल्प थी तो उसे निगलना होगा। इस तरह वे हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। लिन हुआनहुआन को सहज ही खतरे का आभास हो गया। वह अपनी गर्दन सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी और धीरे से पूछा, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? सिर्फ इसलिए कि मैं एक महिला हूँ। जवाब देने के बजाय सांघी ने पूछा, क्या यह महत्वपूर्ण है? बेशक यह महत्वपूर्ण है। लिन हुआनहुआन ने खुद का बचाव करने का साहस जुटाया। यदि आप सिर्फ एक महिला को साथी के रूप में चाहते हैं तो मैं आपको रॉक माउंटेन पर वापस ले जा सकता हूँ। वहाँ बहुत सारी युवा महिलाएं हैं। आप अपनी पसंद की किसी भी महिला को साथी के रूप में चुन सकते हैं। तुम्हें मुझे अपने पास रखने के लिए जिद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। लिन हुआनहुआन स्तब्ध रह गया और असमंजस में उसकी ओर देखा। क्यों? मुझे आप पसंद हो। वह उसे इतना पसंद करता था कि उसे देखते ही वह अपनी पूंछ उसके चारों ओर लपेट लेना चाहता था और उसे कभी जाने नहीं देता था। लिन हुआनहुआन ने उसकी स्नेह भरी निगाहों से परहेज किया और उसे समझाने की कोशिश की। हमें एक दूसरे को जाने हुए 3 दिन से भी कम समय हुआ है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। अभी आपकी भावनाएं एक पुरुष के रूप में महिलाओं के प्रति आपकी स्वाभाविक अधिकारिता हैं। आप वास्तव में मुझे पसंद नहीं करते। मुझे आप पसंद हो, सांघी ने उसे टोकते हुए कहा, जैसे वह नाखुश हो। इस छोटी सी मादा ने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार क्यों कर दिया? उसने बहुत सारी महिलाएं देखी थी, लेकिन उसे कभी किसी के साथ संभोग करने की इच्छा नहीं हुई। जब उसने उसे देखा तभी उसे अचानक सहवास करने की इच्छा महसूस हुई। वह बस उसे चाहता था, उसे पाना ही था। लिन हुआनहुआन अपनी जिद से हार गया। उसके कंधे इस्तीफे में झुक गए। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मुझ में ऐसा क्या है जो आपको आकर्षित करता है। मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ और मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरे पास कोई विशेष कौशल नहीं है जिसका मैं उपयोग कर सकूं। तुम्हें मेरी ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। आप खूबसूरत हैं। सांघी का स्वर दृढ़ था। लिन हुआनहुआन स्तब्ध रह गया, फिर उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूँ? हाँ, तुम सबसे खूबसूरत महिला हो जो मैंने कभी देखी है। उनके 20 साल के जीवन में ये पहली बार था जब किसी ने इतने गंभीर स्वर में उनके खूबसूरत होने की तारीफ की थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। धन्यवाद। उसकी प्यारी मुस्कान को देखकर सांघी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी सांप जैसी जीभ बाहर निकालने और उसके गाल को चाटने से खुद को नहीं रोक सका। चाटने से उसका चेहरा लाल हो गया। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि पत्थर की दीवार उसके पीछे थी। उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। यह आदमी उसे क्यों चाहता रहा? सांघी ने अपने हाथ उठाए और उसके कानों के पास रखकर उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। एक साथी के लिए आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, मैं उन्हें पूरा कर सकता हूँ। आप मुझे मौका क्यों नहीं दे सकते? वे दोनों बहुत करीब थे। उनकी सांसें आपस में जुड़ गईं और वातावरण अस्पष्ट हो गया। लिन हुआनहुआन की दिल की धड़कन ने अपनी लय खो दी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी पलकें बेचैनी से फड़फड़ा रही थी। आप एक अच्छे इंसान हो। आप एक बेहतर महिला के पात्र हैं। अच्छा व्यक्ति, सांघी ने व्यंग्य किया। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। यदि आप मुझे फिर से अस्वीकार करते हैं तो मुझे डर है कि मैं अब आपके साथ सोने से खुद को नहीं रोक पाऊंगा। लिन हुआनहुआन ने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया। दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। सांघी ने धीरे से उसके गाल को सहलाया। हम कोई सौदा क्यों नहीं करते? क्या सौदा? मुझे 10 दिन दीजिए। अगर तुम्हें 10 दिन के भीतर मुझसे प्यार हो गया तो हम दोस्त बन जाएंगे। अगर मैं तुम्हें अपने प्यार में नहीं डाल सका तो बेकार होने के लिए मैं खुद के अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहराऊंगा। मैं हार मान लूंगा और तुम्हें घर भेज दूंगा। लिन हुआनहुआन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि इस सौदे से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ समय की बर्बादी थी। सांघी बहुत सक्षम थे। यदि वह उसे वापस ले जाने में सक्षम हो गई तो वह निश्चित रूप से सुरक्षित घर लौटने में सक्षम होगी। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद उसने सिर हिलाया। जरूर। सांघी ने उसके मुंह पर हल्की सी चोंच मारी। फिर हमारे पास एक सौदा है। लिन हुआनहुआन शर्मा गया और घबराहट में कहा, मुझे एक शर्त जोड़नी होगी। मेरी अनुमति के बिना तुम मुझे छू नहीं सकते, खासकर अपने मुंह से तो नहीं। उसे थोड़ी निराशा हुई कि वह उसे छू नहीं सका, लेकिन ये छोटी छोटी बातें थी। बस उसे 10 दिन तक ये सब सहना पड़ा। सांग ये सहमत हुए। ठीक है, ती तो अब पीछे हटो। क्यों? लिन हुआनहुआन की आवाज मच्छर की तरह नर्म थी। आप बहुत करीब हैं। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांघी ने उसके तमतमाए हुए चेहरे को देखा और अपनी सांप जैसी जीभ बढ़ाकर उसे फिर से चाटने की इच्छा का विरोध किया। वह थोड़ा थोड़ा करके पीछे हट गया। ये ठीक है। जब उसने सिर हिलाया तो वह रुक गया। मुझे मांस दो। लिन हुआनहुआन ने आज्ञाकारी रूप से भुना हुआ खरगोश उसे वापस सौंप दिया। मांस ठंडा हो रहा है, मैं इसे गर्म कर दूंगा। सांघी ने खरगोश के मांस को आग पर रख दिया और ध्यान से उसे फिर से भून लिया।
लिन हुआन ने उसकी हरकतें देखी। वह ठीक लग रहा था, लेकिन अगर कोई करीब से देखे तो पता चल सकता था कि वह वास्तव में आग से बहुत डरता था। हर बार जब वह कटा हुआ मांस पलटता तो वह आग की लपटों से दूर रहने की कोशिश करता। उसकी हरकतों से उसका अनाड़ीपन उजागर हो गया। लिन हुआन फिर से नर्म होने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपने डर का सामना करने को तैयार है तो उसे उस व्यक्ति से बहुत प्यार करना चाहिए। यदि उसने संभोग नहीं किया होता तो वह सांगे के साथ रहने पर गंभीरता से विचार कर सकती थी। दुर्भाग्य से वे बहुत देर से मिले। अल्पविराम चट्टानी पहाड़ पर बाइडी ने जियू युआन को पीछे धकेल दिया और लिन हुआन को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे जाने पर जोर दिया। जियू युआन ने उसे सलाह दी। वह एक कमजोर मादा है जिसके पास मुर्गे को पालने की भी ताकत नहीं है। इतनी ऊंची चट्टान से गिरकर वह मर गई होगी। यदि आप अब उसे ढूंढने के लिए पहाड़ से नीचे जाएंगे तो आपको केवल एक लाश मिलेगी। इसके अलावा पेट्रियार्क शांग यून पहले ही लोगों को चट्टान के नीचे खोज करने के लिए ला चुके थे। उसका कोई पता ही नहीं चला। आदमी ने बर्फ का विकिरण किया। वह अपने सामान्य सौम्य विचारशील स्वभाव से भिन्न व्यक्ति थे। भले ही वह मर गई हो, मैं उसकी लाश वापस लाऊंगा। मैं उसके शव को कभी भी जंगल में फेंकने की अनुमति नहीं दूंगा। लेकिन पहाड़ी सड़क बर्फ से बंद हो गई है और पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ है। भले ही आप जबरदस्ती पहाड़ से नीचे उतरने में कामयाब हो जाएं, फिर भी आप उसे ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे। तुम्हें इसके लिए मरना क्यों पड़ेगा? बाई दी ने उसे उदासीनता से देखा। अगर इस बार मुजियांग मुसीबत में थी तो क्या आप गुफा में रहेंगे और उसे अकेला छोड़ देंगे, या आप उसे वापस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे? जियू युआन ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में वह कुछ नहीं कह सका। वे सभी एक जैसे थे। अगर म्यूजियांग को कुछ हुआ तो वह उसे भी वापस पाने के लिए बेताब होगा। बाई दी का लहजा पूर्ण दृढ़ संकल्प का था। मैं हुआन का साथी हूँ। हम यह महसूस कर सकते हैं। वो अभी भी जीवित हैं। मुझे उसे वापस लाना है। अगर वह मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। जियू युआन उसे मना नहीं सका। हताशा में उसने शराब की एक कुप्पी निकाली और उसे दे दी। यह उस प्रकार का पानी है जो आपके शरीर को गर्म रखता है। आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है, इसलिए इसे अपने साथ लाएं। धन्यवाद। उसने शराब को हमेशा अपने साथ रखने वाली खाल की थैली में भर लिया, फिर बिना पीछे देखे गुफा से बाहर निकल गया। पलक झपकते ही वह बर्फीले तूफान में गायब हो गया। जैसे ही शांग यून ने अपनी आंखें बंद की, उसे हुआन की चट्टान से गिरने का दृश्य याद आ गया। वह खुद से नफरत करता था। वह तेज क्यों नहीं हो सका? वह उसे क्यों नहीं बचा सका? वह इतना बेकार क्यों था? जहां तक ली वेई का सवाल है, हुआन के पतन का कारण होने के कारण उसे बंद कर दिया गया था। अपने बड़े पेट के साथ वह कोठरी के दरवाजे से चिल्लाई, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक महिला हूँ और गर्भवती हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा समुदाय तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हर कोई लिन हुआन के ठिकाने की खोज में व्यस्त था, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे भी बदतर, उसके लिए भोजन या पानी लाने वाला कोई नहीं था। उसे 3 दिनों तक भूखा रहने के लिए छोड़ दिया गया। जब तक वह भूख से बेहोश होने ही वाली थी, उसने शांग यून को आते देखा। उसका चेहरा चमक उठा और वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगी। आप मुझे बाहर जाने देने आए हैं, है ना? उसने कमजोर होकर कहा। बस मुझे बाहर जाने दो। मुझे अब बहुत भूख लगी है। मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुझे मांस चाहिए। शांग यून ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। तुमने मेरे साथी को मार डाला। मैं तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ हूँ। ये सुनते ही ली वेई बुरी तरह चिल्ला उठी। लिन हुआन की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह दुर्घटनावश चट्टान से गिर गई। वह मरने लायक थी। शांग यून ने उसका गला पकड़ लिया और उसे कोठरी से बाहर खींच लिया। तुम वही हो जिसे मरना चाहिए। उससे एक ठंडी जानलेवा आभा निकल रही थी, जबकि उसकी निगाहें जहरीली तलवार की तरह थीं। ली वेई डर से कांप उठी। मूत्र उसकी जांघों के आधार पर फैल गया। हवा में दुर्गंध भर गई। शर्मनाक स्थिति को नजरअंदाज कर वह गुहार लगाती रही। मुझे माफ करें, मुझे मत मारो। मैं एक महिला हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एक दबी हुई क्लिक हुई। उसकी गर्दन टूट गई थी। शांग यून को अविश्वास से देखते हुए ली वेई की आंखें चौड़ी हो गईं। मृत्यु में भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में उसे मार डालेगा। महिलाओं की दुर्लभता के कारण चाहे कोई महिला कितना भी गंभीर अपराध क्यों न कर ले, उसे फांसी नहीं दी जा सकती थी। ज्यादा से ज्यादा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन शांग यून ने बिना दया के उसे मार डाला था। उसका शव जमीन पर फेंका गया था। वह अपने तीतर रूप में लौट आई। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। वह बेचैनी से मर गई। शांग यू बिना किसी हिचकिचाहट के जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह जियू युआन के पास से गुजरा, उसने लापरवाही से उसे निर्देश दिया, उसके शरीर को भून लो और इसे याकियू और माकिन के पास भेज दो ताकि वे इसका स्वाद ले सकें। जियू युआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, जब से याकियू ने पिछली बार लिन हुआन के साथ लगभग बलात्कार किया था, तब से शांग यू ने उसे और माकिन को खाना देना बंद कर दिया था। यदि वे दोनों खाना चाहते थे तो उन्हें बाहर जाकर स्वयं भोजन ढूंढना पड़ता था। लेकिन अब जबकि बाहर बर्फ की दुनिया थी, वे शिकार करने के लिए बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते थे। वे केवल गुफा में छिप सकते थे और ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से लाया गया सूखा भोजन खा सकते थे। उन्होंने काफी समय से ताजा मांस नहीं खाया था। जब जियू युआन भुने हुए मांस के कई बड़े टुकड़ों के साथ सामने आया तो हाकियू की लार टपक गई। उसने भुना हुआ मांस उठाया और बड़े कौर में खाया। साथ ही उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, स्वादिष्ट, यह मांस बहुत कोमल है। माकिन ने भी भुने हुए मांस का एक टुकड़ा फाड़कर अपने मुंह में डाल लिया। उसने 2 बार चबाया और तुरंत बंद कर दिया। उसने अपने सामने भुने हुए मांस को सोच समझकर नीचे देखा। जियू युआन ने पूछा, माकिन, क्या आपको ये भुना हुआ मांस पसंद नहीं है? उसने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया, नहीं मुझे पसंद है। हाकियू ने झट से मांस को अपने मुंह में निगल लिया। मुझे भी पसंद है। चूंकि आपको ये पसंद है, कृपया इसे समाप्त करें। जियू युआन के चले जाने के बाद याकियू ने और अधिक उत्साह से खाना खाया। वह इतना भूखा था कि उसने यह नहीं सोचा कि मांस कहाँ से आया। जहां तक माकिन का सवाल है, उसने पहले भी जानवर का मांस खाया था, इसलिए जब उसने अपना पहला कौर खाया तो उसे पता चल गया कि यह कौन सा मांस है। लेकिन ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी जानवरों का मांस नहीं खाया था।
माकिन ने धीरे से भुने हुए मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे धीरे धीरे चबाने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। ऐसा ताजा और कोमल जानवर का मांस दुर्लभ था, उसे इसका आनंद लेना था। बाई टी के जाने के कुछ समय बाद शांग यू ने भी लिन हुआनहुआन की खोज के लिए जंगल में एक टीम का नेतृत्व किया। इस समय लिन हुआनहुआन अजगर की पूंछ पर बैठा था। वह जानवरों की मोटी खाल में लिपटी हुई थी और खुली आंखों से चारों ओर विभिन्न बीजों की तलाश कर रही थी। जंगल में बहुत सारे पौधे थे और हर जगह बीज थे। हालांकि क्योंकि वे बर्फ से ढके हुए थे, अधिकांश बीज जम गए थे। उन्होंने अपने जीवन के लक्षण खो दिए थे और अब वे अंकुरित और विकसित नहीं हो सके। वे मूलतः बेकार थे। उसने 7 दिनों तक कड़ी मेहनत की और 278 बीज प्राप्त किए। 22 और जाना बाकी है। सांगिए ने अपना सिर नीचे किया और अपनी लाल रंग की सांप की जीभ लिन हुआनहुआन की ओर बढ़ा दी। लिन हुआनहुआन ने सांप की जीभ को अपने सामने खुलते हुए देखा, जिसमें 2 सुगंधित और कुरकुरे फल दिखाई दे रहे थे। सुखद आश्चर्य से उसने पूछा, तुम्हें ये फल कहाँ मिले? सांगिए ने सुगंधित और कुरकुरे फलों को अपनी हथेली में रखते हुए कहा, मैंने उन्हें अभी किनारे पर पाया। ये 2 ही तो हैं। यदि आप अभी भी उन्हें चाहते हैं तो मैं और अधिक ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा। लिन हुआनहुआन ने सावधानी से 2 सुगंधित और कुरकुरे फलों को हटा दिया। ये फल न केवल कुरकुरे और स्वादिष्ट थे, बल्कि इनमें रक्तस्राव रोकने और सूजन को कम करने का भी गुण था। वे बाहरी चोटों के लिए बहुत ही दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां थीं। उसने कहा, अगर बाद में तुम्हें ये फल दोबारा दिखे तो मुझे याद दिलाना। मैं उनके पास बीज तलाशूंगा। यदि उसे सुगंधित और कुरकुरे फलों के बीज मिले तो वह भविष्य में उनमें से कई उगा सकती है। सांग ये सहमत हुए। ठीक है। अजगर ने अपना सिर उसकी ओर झुका लिया और उसके सहलाने का इंतजार करने लगा। लिन हुआनहुआन मुस्कुराए और अपना सिर थपथपाया। तुम इतने चिपकू क्यों हो? वह ठंडे सांप की तरह नहीं बल्कि एक बड़े कुत्ते की तरह था जो अपने मालिक के आसपास रहना पसंद करता था। अजगर ने उसकी हथेली को नोच लिया। उसकी काली खड़ी पुतलियां आनंद में सिकुड़ गईं। वह वास्तव में उसे पसंद करता था और उसके प्रति उसकी भावनाएं और भी प्रबल होती जा रही थी। ये देखकर कि लगभग अंधेरा हो गया था, अजगर धीरे धीरे लिन हुआनहुआन को गुफा में वापस ले आया। सांग ये वापस अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया। उसने पकड़े गए शिकार को धोया और सावधानी से भूनने के लिए आग पर रख दिया। लिन हुआनहुआन ने अपने फैनी पैक से आज मिले बीज निकाले और उन्हें उन बीजों के साथ मिला दिया जो उसे पहले मिले थे। उसने ध्यानपूर्वक उन्हें गिना। उसके पास पहले से ही 290 बीज थे। अभी 10 और जाना बाकी है। तलाश जल्द पूरी होगी। वह बहुत खुश थी। उसने बीजों को जानवरों की खाल में लपेट दिया। अचानक उसे अपनी नाक में खुजली महसूस हुई और वह चीखने से खुद को नहीं रोक सकी। आछू! उसने अपनी नाक रगड़ी और मन ही मन बुदबुदाया, कौन मेरे बारे में बात कर रहा है? भरपेट खाने पीने के बाद सांग ये गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए अजगर में बदल गया। अन्यथा जब बर्फ गिरती थी तो लिन हुआनहुआन जानवरों की खाल में खुद को लपेटते हुए एक गेंद में सिमट जाती थी। जब लिन हुआनहुआन सो रही थी तो उसे लगा कि उसके चेहरे पर कुछ चाटा गया है। उसने अपनी आंखें खोली और विशाल सांप के सिर को देखा जो उसके बहुत करीब था। इसे रोके, उसने कमजोर ढंग से कहा, मेरे सिर में दर्द होता है, मुझे आराम करने की जरूरत है। अजगर की जीभ उसके चेहरे पर घूम गई और यह स्पष्ट था कि उसका तापमान बढ़ गया था। वह भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह गुफा के बाहर बर्फ की तरह पीली थी। वह बीमार होगी।